नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जब से सभ्यता का उदय हुआ है, मानव हमेशा आकाश की ओर देखकर सोचता रहा है कि हमारे ग्रह से आगे क्या है। ज्यादातर लोग सिर्फ आश्चर्य में देखते रहे, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों ने कभी अंतरिक्ष की यात्रा की है। पहले आदमी की कहानी जो ये करने वाला था, ये एक विजय, प्रसिद्धि, दुखद अंत और कुछ बहुत अजीब घटनाओं की कहानी है। समझने के लिए मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूँ। 4 अक्टूबर 1957 को मानव ने इतिहास में पहली बार एक वस्तु को अंतरिक्ष में भेजा। सोवियत उपग्रह स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम वस्तु बना जो कक्षा में रखा गया था। स्पुतनिक एक संक्षिप्त मिशन था जो रेडियो सिग्नल भेज रहा था सिर्फ 22 दिन तक, फिर वो वायुमंडल में जल गया। 1958 के शुरू में ये पृथ्वी के चारों ओर हर 96 मिनट में एक दौर बनाता था और दुनिया इस घटना से हैरान थी। स्पुतनिक का प्रक्षेपण आज के अधिकांश लोगों को समझने के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यह नासा और DARPA की स्थापना को प्रेरित करता था, जो अमेरिकन द्वारा अंतरिक्ष दौड़ की शुरुआत थी। लेकिन स्पुतनिक ने अमेरिकन को ARPANET बनाने का परिणाम दिया, जो हमारे वर्तमान इंटरनेट की शुरुआत थी। जब रशियंस ने स्पुतनिक को अंतरिक्ष में भेजा तो दुनिया बिल्कुल हैरान थी, लेकिन USSR अभी समाप्त नहीं हुआ था। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान पर 27 वर्षीय अंतरिक्ष यूरी गगारिन पहला व्यक्ति बना जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला था। वोस्टॉक 1 सिर्फ 89 मिनट के लिए ग्रह की कक्ष में था। अधिकतम ऊंचाई 320 किलोमीटर थी। ये बेसिकली एक टॉप था जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त था। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम द्वारा मार्गदर्शित था। यूरी गागरिन बहुत कम बोलते थे इस संकेत के दौरान। उनके कुछ ही शब्द थे, उड़ान सामान्य रूप से हो रही है, मैं ठीक हूँ। उन्होंने ये शब्द कहा जब वो 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे थे। उनके वापस आने पर गागरिन एक पल में विश्वव्यापी प्रसिद्धि का अधिकारी बन गए। रशिया में उन्होंने दांत कथा की स्थिति प्राप्त की, स्मारक उठाए गए और सड़कों के नाम सोवियत यूनियन में उनके सम्मान में बदले गए। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ म्यूक से मरे जा रहे थे। वे म्यूक के सामने मरे जा रहे थे। अगस्त 1962 में अमेरिकन्स को फिर से हराया गया। ये एक और अंतरिक्षी था, वोस्टॉक 2 अंतरिक्ष यान में। इस बार 17 रेवोल्यूशंस पृथ्वी के चारों ओर कर रहा था और अंतरिक्ष में 25 घंटे से अधिक समय बिता रहा था। समझते हुए कि उन्हें अपने देश के आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट केनेडी ने घोषणा की कि US दशक के अंत तक चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। हम चंद्रमा को इस दशक में और अन्य चीज़ों को जाने का चुनाव करते हैं क्योंकि वे आसान नहीं है, बिल्कुल कठिन है। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य हमारे ऊर्जाओं और कुशलताओं की सबसे अच्छी व्यवस्था और मापने का कार्य करेगा, क्योंकि ये चुनौती एक है जो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, एक हम स्थापना करने के लिए अनिच्छुक हैं और एक हम जीतने का इरादा रखते हैं। लेकिन अभी के लिए रशियंस प्रभुत्व में थे। हालांकि बाद में हमारे मुख्य पात्र यूरी गागरिन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। 27 मार्च 1968 को जब उनकी अंतरिक्ष यात्रा के 7 साल बीत चुके थे, यूरी गागरिन सुबह जल्दी उठकर चेकओल्स्की एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। उनका उद्देश्य था कि वो एक फाइटर पायलट के रूप में पुनः प्रशिक्षण ले। उनकी कॉस्मोनॉट होने के बाद योजना ये थी कि कागुरा अपने रशियन MiG-15 में कुछ टेस्ट मिशन चलाए, लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं जाती। एयरपोर्ट पर मौसम खराब था, हवा और बारिश अपनी उपस्थिति जाहिर कर रही थी। जब गागरिन ने सुबह अपना ID भूल गया तो उन्होंने उन लोगों से कहा जो उनके आसपास थे कि एक बुरा शगुन है। मौसम और बुरा जूझों के बावजूद गागरिन बिना किसी घटना के उड़ गए। जब उन्होंने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली तो उन्होंने बेस को रेडियो द्वारा बताया कि वो जल्द ही वापस आएंगे। ये आखिरी बार था जब कोई उनसे सुनेगा। कुछ घंटों बाद एक फ्लाइट रेस्क्यू टीम सर्च मिशन के लिए उड़ गई। जब वो तलाश कर रहे थे तो उन्हें हवा से प्लेन की जल रही खंडर दिखाई दी। उम्मीद ये थी कि पहला कॉस्मोनॉट शायद प्रभाव से पहले इजेक्ट हो गया हो। दुर्भाग्यवश ये उम्मीदें टूट गई जब गागरिन की लाश अगले दिन मिली। USS द्वारा एक विस्तृत जांच ने निरीक्षण तक पहुंचने में असफल रही।
एक प्रमुख सिद्धांत ये था कि गैगरिन ने किसी वस्तु, एक पक्षी या मौसम या गुब्बारे से बचने के लिए अपने मार्ग को बदला और विमान का नियंत्रण खो दिया। सहज रूप से सोवियत यूनियन होने के नाते बहुत कम जानकारी जनता के सामने जारी की गई और षड्यंत्र सिद्धांतों का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अग्रणी नशे में थे और उन्होंने खुशी की उड़ान लेने डिसाइड किया। ये बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि यूरी के शराब के साथ एक इतिहास था। ये युवा कॉस्मोनॉट ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की तेजी से बढ़ने को काफ़ी कठिन समझा। एक पहले गांव के लड़के के रूप में उन्होंने प्रेरणा का प्रतीक बनने के लिए तैयारी नहीं किया था। वो यूएसएसआर के नागरिकों से हजारों पत्र प्राप्त करते थे जो व्याकुल कहानियों के बारे में बताते और मदद मांगते थे। तब उन्होंने सोवियत यूनियन की काली अंदरूनी दुनिया देखी। समय के साथ ये युवा कॉस्मोनॉट पर प्रभाव डालने लगा। वो शराब की लत में और अन्य जोखिम भरे व्यवहार में धंसने लगे। अन्य सिद्धांतों का सुझाव ये था कि वो CIA के गुप्त एजेंट थे और उन्हें विष दिया गया था। एक और अफवाह ये थी कि वो प्लेन क्रैश से बच गए थे और छुप गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो UFO से बचने की कोशिश कर रहे थे जब वो क्रैश हुए। तो असल में क्या हुआ, क्या हम कभी जान पाएंगे? अब भाग्यशाली है क्योंकि 2013 में क्रैश का कारण फाइनली तय हुआ। जैसे कि निकला एक और बहुत बड़ा प्लेन सुखोई Su-15 गागरिन के MiG-15 के हवाई क्षेत्र में आया, जिसने उन्हें बचाव क्रिया लेते हुए क्रैश करने का कारण बना। अंत में एक साधारण दुर्घटना थी जो ट्रेजेडी में समाप्त हुई। सोवियत अथॉरिटीज़ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी अनयोग्यता के बारे में इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने दुर्घटना की असली कारण को जारी नहीं किया। कंट्रोल टावर के एल्टीमीटर सही से काम नहीं कर रहा था और उस टक्कर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। पायलट ने बादलों में एक बहुत बड़ी खतरनाक मैन्यूवर किया, सिर्फ 15 मीटर दूर गागरिन के प्लेन से, और उसे पलट दिया और फिर उसे टेल स्पिन में भेज दिया। 750 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यूरी गागरिन के जेट फाइटर ज़मीन में घूम गया। ये एक और वर्जन नहीं है गागरिन की मौत का, लेकिन एक सच कारण, क्योंकि हमने उनको खो दिया जब वो सिर्फ 32 साल के थे। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों रशियन इतने बेहतर थे अमेरिकन से अंतरिक्ष यात्रा में 1960s के दौरान। ये अधिकांश सिर्फ एक व्यक्ति की चमक की वजह से था जो इतिहास द्वारा भूला गया। सोवियत्स का अंतरिक्ष विजय समझने का सबूत था समयवादी के ऊपर पूंजीवादी के। हालांकि सिर्फ अंदरूनी लोग जो स्पुतनिक और फैसनैट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, उन्हें पता था कि ये सफलता एक व्यक्ति की वजह से थी, सेर्गी पाव्लोविच कोरोलेव, इन प्रोग्राम्स के मुख्य डिज़ाइनर। कोरोलेव पश्चिम में अनजान था और यहाँ तक कि रशियन जनता के लिए भी, जब तक उनकी मौत के बाद। कोरोलेव ने 1933 में पहला सोवियत तरल फ्यूल वाला रॉकेट लॉन्च करने में मदद की, 5 साल बाद जोसेफ स्टालिन के पैरानॉइड पर्जेस के दौरान। कोरोलेव और उनके साथियों को मुकदमे में डाला गया, देशद्रोह और बर्बादी का दोषी पाया गया। कोरोलेव को 10 साल का श्रम शिविर की सज़ा दी गई। जब वर्ल्ड वॉर II तेज़ हुई तो सोवियत नेताओं ने समझना शुरू किया कि जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी एक असली खतरा था। कोरोलेव की प्रतिभा को जानते हुए सरकार ने उन्हें जेल से काम करने के लिए रखा। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो कोरोलेव को जर्मनी भेजा गया नाजी रॉकेटरी के बारे में जानने के लिए। उनका मिशन था V2 रॉकेट का अध्ययन करना। ये बेसिकली एक पुराने रूप का होमिंग मिसाइल था जो ब्रिटिश को युद्ध के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकन भी इस टेक्नोलॉजी में रुचि रखते थे। उन्होंने V2 रॉकेट्स के डिज़ाइन को पकड़ा और अंत में उन्हें US स्पेस प्रोग्राम का प्रमुख बनाया। सोवियत्स आगे बढ़े और रॉकेट के ब्लूप्रिंट्स और कुछ जर्मन V2 टेक्नीशियन को हासिल करने में सफल हुए। 1954 तक कोरोलेव ने एक रॉकेट बनाया जो 5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को ले सकता था। 1957 में रशियंस ने पहला एनाकिन एंटेल बॉलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। लेकिन कोरोलेव ने अपनी आंखें बड़ी चीज़ों पर सेट की, जो हमें वापस ले आता है स्पुतनिक 1 के लॉन्च पर। यह पहला सोवियत विजय था अंतरिक्ष दौड़ में। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोरोलेव अभी भी जेल में थे जब वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो अंत में थोड़ी देर बाद रिहा किए जाएगा।
और कोरोलेव के नेतृत्व में सोवियत अंतरिक्ष प्रोग्राम 1960s के शुरू में बेजोड़ होगा। सोवियत की पहली चीज़ें अंतरिक्ष में शामिल हैं: पहला जानवर कक्ष, पहला बड़ा वैज्ञानिक उपग्रह, पहला आदमी, पहली महिला, पहले 3 आदमी, पहला अंतरिक्ष छलांग, पहला स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रमा पर प्रभाव डालता है, पहला स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रमा की कक्ष में है, पहला स्पेसक्राफ्ट जो वीनस पर प्रभाव डालता है और पहला स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रमा पर नर्म उतरने वाला है। जब कोरोलेव चार्ज में था तो अमेरिकन सिंपली कोई मैच नहीं थे। सर्गी पाव्लोविच कोरोलेव के सारे सफलता के बावजूद उन्हें सिर्फ एक रहस्यमयी उपाधि से जाना जाता था, चीफ डिज़ाइनर। कोरोलेव 1966 में स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं से मर गए। उनके श्रम शिविर में दुर्व्यवहार के दौरान हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी पहचान दुनिया को फाइनली प्रकट हुई और उन्हें क्रेमलिन वॉल में दफन होने का सम्मान दिया गया, एक सोवियत यूनियन का हीरो के रूप में। जितना अच्छा ये था, मुझे यकीन है कि वो इस सम्मान का थोड़ा और सराहना करते जब वो जिंदा थे। यूरी गागरिन और कोरोलेव दोनों ने मानवता की अंतरिक्ष यात्रा में उन्नति की। मुझे यकीन है कि बहुत कम लोगों ने इन दोनों का नाम सुना होगा और यही इस वीडियो का उद्देश्य है, भुलाए गए इतिहास को उजागर करना। अंतरिक्ष में जाने का ट्रेंड 2020s में फिर से गर्म होने वाला है, जब रिचर्ड बैरनसन, एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की निजी कंपनीज फिर से आकाश में जाएंगी। हम सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में, जो अगले सप्ताह होगा। जब वो एपिसोड बनाया जा रहा होगा तो अगले सप्ताह मैं कुछ म्यूज़िक रिलीज़ करूँगा, जिसको आप में से बहुतों ने मांगा था। तो आने वाले सप्ताहों के लिए सब कुछ देखने के लिए तैयार रहिए। और अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और हिस्ट्री पर कुछ देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना करें। ठीक है, तो मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे फिर अगले एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।